अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं टैक्स और आप। आज हमारा मौजू है जो कि अपीलेट लेवल पे रेवेन्यू टैक्स रेवेन्यू जो है स्टक हुआ है, जो कि गवर्नमेंट के एक्सचेकर में होना चाहिए था। चाहे वो जितनी अमाउंट है लेकिन वो डाइल्यूट होकर एक्सचेकर में जानी चाहिए थी, लेकिन एफबीआर जो है मुख्तलिफ़ किस्म के ऑर्डर करता है जो अपील में चैलेंज हो जाते हैं, और एफबीआर इस पर कोई एक्सरसाइज, कोई ड्यू डिलिजेंस नहीं कर रहा है कि ऑर्डर किस किस्म के हो रहे हैं, किस तरह की असेसमेंट पास हो रही हैं, किस तरह की अमेंडमेंट टू असेसमेंट हो रही हैं, और वो अपील में क्यों नहीं सस्टेन कर रही हैं। अगर कोई बहुत अच्छा ऑर्डर है तो अपील में सस्टेन करना चाहिए, उसमें रीजंस होने चाहिए। और एफबीआर सिर्फ इस बात पे लगा हुआ है कि वो टैक्स फाइलर्स को नोटिस इशू करे, पहले 177 का नोटिस, फिर 125A का नोटिस, मॉनिटरी का नोटिस, सेल टैक्स का नोटिस। ये जो नोटिस एक साथ एक टैक्स पेयर पे पोस्ट किए जाते हैं, इससे हैरेसमेंट होती है और टैक्स फाइलर जो है ये सोचने मजबूर होता है कि मुझे इतने नोटिस क्यों दिए जा रहे हैं, क्या मैं सिस्टम का पार्ट हूँ इसलिए। और एफबीआर को ये भी सोचना होगा कि फाइलर हैं तो एफबीआर जो है उनको फैसिलिटेट करे, लेकिन नॉन फाइलर को फाइलर करना जो है, उनको कन्वर्ट करना, वो एफबीआर की ज़िम्मेदारी है। और ये ज़िम्मेदारी एफबीआर को पूरी करनी चाहिए। और ये इसी तरह हो सकती है कि असेसमेंट अच्छे हों, नोटिस इशू करें लेकिन रीजंस के साथ इशू करें, कोई पर्पस हो उसका, कोई उसमें वो ऑर्डर ऐसा हो जिससे टैक्स रेवेन्यू आए। लेकिन आप फॉर द सेक ऑफ जो है नोटिस अगर इशू करते रहेंगे तो टैक्स फाइलर जो हैं वो परेशान होते रहेंगे, और टैक्स नॉन फाइलर जो हैं वो आसानी से आज़ाद घूमते रहेंगे। अब टैक्स देना जो है पाकिस्तान की बका की बात है, और पाकिस्तान की बका जो है वो आपकी बका से मुंसलिक है। तो अब हमें सोचना होगा कि हमें पाकिस्तान को भी बचाना है, हमें अपने कारोबार को भी बचाना है, हमें अपनी जनरेशन को भी बचाना है। उनके लिए हमें टैक्स देना है। हमें यहाँ ब्रेक लेना है, ब्रेक से वापस आते हैं तो अपने मेहमानों से बात करते हैं। वापस आते हैं ब्रेक के बाद। ब्रेक पे जाने से पहले हम बात कर रहे थे कि पाकिस्तान का पूरा टैक्स निज़ाम जो है वो अगर हम देखें तो उसमें अपीलेट प्रोसीडिंग का एक बहुत बड़ा अमल दखल है, जिससे टैक्स रेवेन्यू जो है अनडिस्प्यूटेड जो है वो भी स्टक हो जाता है। और उसकी वजूहत क्या हैं ये अपने मेहमानों से जानेंगे, लेकिन जो अपेरेंटली नज़र आता है वो एक सॉर्ट ऑफ प्रोसेस है। लोग देखे बगैर अपीलें फ़ाइल होती हैं और डिपार्टमेंट जो है उनको जो है केसेस को कोर्ट में लेके जाता है, और बाद में जो है बड़े जब केसेस आते हैं, जब कोर्ट फैसला करता है तो वो अगेंस्ट में एफबीआर के आता है। बहुत सारे केसेस में ऐसा भी है जहाँ पे केस लॉज जो हैं वो ऑलरेडी डिसाइड हुए हैं, लेकिन उसके बावजूद भी जो है एफबीआर कोशिश करता है कि किसी न किसी तरह केसेस में अपील फ़ाइल कर दी जाए। हमें ज्वाइन किया है लाहौर चैम्बर के प्रेसिडेंट हैं काशिफ अनवर साहब ने, उनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। बहुत शुक्रिया काशिफ साहब आपका। हम बात कर रहे हैं, आप बिज़नेस कम्युनिटी से वाबस्ता हैं, आप उनको रिप्रेजेंट कर रहे हैं। लाहौर चैम्बर एक बहुत बड़ा चैम्बर है और वहाँ पे बड़ा बिज़नेस का स्टेक है। तो ये जो टैक्स निज़ाम में अपीलेट प्रोसीडिंग का आप भी देखते होंगे, आई एम श्योर कि आपको भी इससे कहीं ना कहीं आपको भी मुतासिर होते होंगे। तो आप इसको कैसे देखते हैं, ये जो ऑर्डर्स हो रहे हैं जिससे डिमांडें क्रिएट की जा रही हैं, फिर अपील का एक प्रोसेस है, तो एज अ बिजनेसमैन आप इसको कैसे देखते हैं? पहले तो जी थैंक यू वेरी मच। और ये जो सबसे बड़ा इशू है वो असेसमेंट्स का है और असेसिंग ऑफिसर्स का है। जी, अगर असेसमेंट्स ठीक हों तो आपकी जो आगे लिटिगेशन है वो बहुत ज़्यादा रिड्यूस हो जाएगी। सही है। दरअसल एफबीआर का प्रेशर होता है अपने स्टाफ के ऊपर टारगेट्स का कि हमें टारगेट्स पूरे करने हैं, तो असेसिंग ऑफिसर्स बेधड़क असेसमेंट्स करते जाते हैं। ठीक है। तो हम बार बार चैम्बर के प्लेटफॉर्म से और दूसरे प्लेटफॉर्म से भी चेयरमैन एफबीआर से यही रिक्वेस्ट ये कर रहे हैं कि हमें चाहे आप टैक्स पेयर को इख्तियार चाहे कोई ना दें, लेकिन जो टैक्स कलेक्टर्स हैं और जो असेसिंग ऑफिसर्स हैं, अगर उनकी जो असेसमेंट्स हैं हायर कोर्ट्स पे जाके, हाई कोर्ट में जाके, ट्रिब्यूनल में जाके अगर वो रिवर्ट बैक हो जाती हैं और इस लॉजिक के साथ या इस स्टेटमेंट के साथ कि ये लॉजिकल नहीं है और ये प्रैक्टिकल नहीं है, इसको दोबारा रिविजिट करें, तो उन असेसिंग ऑफिसर्स से सवाल ज़रूर होना चाहिए कि आपने ऐसी असेसमेंट क्यों की है। और यही वजह है कि एक बहुत बड़ा हमारे पास जो असेसमेंट्स की वैल्यू का स्टक अप हुआ है, और ये बात भी समझने वाली है
कि अगर शायद मार्च 22 में ये बात आई थी और डिस्क्लोज हुई थी कि 3500 अरब रुपए के करीब हमने लिटिगेशन से लेना है, टैक्स का पैसा है, और तकरीबन 90 से 91 हजार केसेस हैं। तो ये बात पहले इसको करने की जरूरत है कि क्या जो 3500 अरब रुपया है वो सही असेस्ड भी है या नहीं है। मैं जाती तौर पे ये समझता हूँ कि वो जो वैल्यू है दैट इज नॉट करेक्ट, और उसमें एक तो असेसमेंट्स बहुत बड़ी बड़ी कर रखी हैं, दूसरा उसमें जो एडिशनल चार्जेस हैं, उसमें फाइन्स, पेनल्टीज, चार्जेस, वो भी वैल्यूज शामिल हैं। तो हमें इसको दोबारा री एग्जामिन करना होगा और हमें असेसिंग ऑफिसर्स को उन्हें सवाल का जवाब देना होगा कि उन्होंने ये असेसमेंट क्यों की है, अगर वो असेसमेंट हायर कोर्ट से जाकर रिवर्ट बैक होती है। जी ठीक। काशिफ साहब, ये बड़ी आपने वाज़ेह तौर पे बात की, लेकिन बात ये हो रही है कि जब हम देखते हैं तो जो गवर्नमेंट है उसका ये कहना होता है कि एक तो नॉन फाइलर्स हैं, एक फाइलर्स हैं लेकिन उनके डिस्क्लोजर्स सही नहीं हैं, तो हम ऑडिट करके, हम डिफरेंट ऑर्डर्स करके जो है उनको अनर्ट करते हैं। तो आपके ख्याल में जो अपेरेंटली नज़र आ रहा है वो ऐसा नहीं है? आप ये कह रहे हैं कि ऑर्डर्स जो हैं इतने अच्छे नहीं बनाए जा रहे, ऑर्डर्स में जो है वो फ्लॉ ज़्यादा होता है और वापस वो जो है ना या तो रिमांड बैक हो जाते हैं या फिर वो डिलीट हो जाते हैं। तो ये फुटाइल एक्सरसाइज है आपके ख्याल में पूरी? आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, और मेरा यही मतलब है कि अगर असेसमेंट्स ठीक हों, अगर असेसिंग ऑफिसर्स को ट्रेन किया जाए कि उन्होंने असेसमेंट्स जो करनी है दैट नॉट फॉर द कंप्लीशन ऑफ द टारगेट या टारगेट को अचीवमेंट के लिए नहीं होना चाहिए। वो देखें, ऑडिट्स जो होते हैं ना वो गाइडेंस के लिए होते हैं। आपने टैक्स पेयर को गाइड करना होता है कि भाई आपने ये गलती की है, अगले सालों में ना करें। एंड दिस इज वन ऑफ द रीजंस कि जो ये ऑडिट्स होते हैं, इसमें जो असेसमेंट्स होती हैं, उसकी वजह से हमारा जो टैक्स बेस है वो नहीं बढ़ रहा। क्योंकि देखें, आप उसको इनाम नहीं देते जो टैक्स नेट के अंदर होता है, आप पर हर साल के बाद ये उसका इश्तिहार जरूर चलाते हैं, इसकी तशहीर जरूर करते हैं कि हमने इस साल 1 लाख लोगों का ऑडिट करना है, और ऑडिट किसका होता है? उसी का ऑडिट होता है जो टैक्स नेट के अंदर होता है। सो वी हैव टू वर्क अ लॉट। हमें अपनी स्ट्रैटेजीज को भी चेंज करना होगा। देखेंगे, इस बात से मैं बिल्कुल मुनकर नहीं हूं कि भाई हमारा टैक्स बेस नहीं बढ़ रहा, बट वी हैव टू फाइंड आउट द रीजंस कि क्यों हमारा टैक्स बेस नहीं बढ़ रहा। देखें, ये रीजन नहीं है कि हमारा टैक्स बेस इसलिए नहीं बढ़ रहा कि लोग टैक्स नेट के अंदर नहीं आना चाहते। लोग टैक्स नेट के अंदर आना चाहते हैं, लेकिन लोग फैसिलिटेशन मांगते हैं, और लोग जो इख्तियारात कानून ने दे रखे हैं हमारे टैक्स कलेक्टर्स को, लोग उन इख्तियारात से डरते हैं कि उन इख्तियारात का बेजा इस्तेमाल होता है। तो अगर सिर्फ उन इख्तियारात को प्रॉपरली इस्तेमाल किया जाए तो मैं समझता हूं कि हमारा टैक्स बेस भी बढ़ेगा, हमारा कॉन्फिडेंस ऑफ द एग्जिस्टिंग टैक्स पेयर्स भी इंक्रीज करेगा, हमारे लोकल इन्वेस्टर की इन्वेस्टमेंट भी इस मुल्क में बढ़ेगी। तो ये वी हैव टू वर्क कलेक्टिवली। ठीक है, अच्छा, बहुत अच्छी आपने बात की, लेकिन अब बात ये हो रही है कि अगर हम देखते हैं, अगर जो हमारा इस वक्त डेमोग्राफ है टैक्स पेयर्स का, वो 10% और मतलब भी 1% भी नहीं है पॉपुलेशन का, और वो यूजली ऐसा होना चाहिए कि 10% के करीब होना चाहिए, लेकिन वो भी नहीं हो पा रहा। अच्छा, हम जब देखते हैं कि वजह क्या है तो वजह नज़र नहीं आती, इसलिए प्रॉपर्टी पे टैक्स कट रहा है, गाड़ियों की सेल परचेज पे टैक्स कट रहा है, हर लेवल पे टैक्स कट रहा है, उसके बावजूद भी फाइलर्स, नॉन फाइलर्स ज़्यादा हैं और फाइलर कम है। ये आप क्या समझते हैं? क्या पॉलिटिकल विल नहीं है या कोई डिले है किसी वजह से? देखिए, हमें इस बात को समझना चाहिए कि तमाम 22 करोड़ अवाम टैक्स देती है, लेकिन जहां पर इशू है वो अपनी इनकम टैक्स की रिटर्न को फाइल नहीं करते। हम ये नहीं कहते, और मैं भी जाती तौर पे ये समझता हूं कि तमाम पाकिस्तानी टैक्स देते हैं। अब हमारा लैग कहां पर है? हम रिटर्न को फाइल नहीं करते। इसमें बहुत सी वजूहात हैं, इसमें अवेयरनेस की कमी है, हमें अवेयरनेस नहीं दी जाती। दूसरी बात यह है कि डिपार्टमेंट का खौफ है। तीसरी बात, काशिफ साहब, बहुत ज्यादा नोटिस भी वजह है आपके ख्याल में? बिल्कुल, मैं वही बात करने लगा हूं कि देखें, ऑडिट किसका होता है, पेनल्टीज किसको देनी पड़ती हैं, बैंक अटैच किसका होता है, स्टेटमेंट्स किसने फाइल करनी है, रिटर्न्स किसने फाइल करनी है, एडजुडिकेशन में किसने जाना है, अपीलों में किसने जाना है। तो देखिए, वो जाता है जो टैक्स नेट के अंदर है। और अगर आप मैं यहाँ पर तो ये भी कहूंगा कि अगर आपने स्टेटमेंट नील की जमा करानी हो, और अगर आप नील की स्टेटमेंट भी जमा ना कराएं तो उसका जुर्माना भी रोज का 2500 रुपए है। तो सो वी हैव टू विजिट ऐसी तमाम लॉज जिसमें
टैक्स पेयर के टैक्स बेस को बढ़ाने को रोका जा रहा है, जिसकी वजह से टैक्स बेस नहीं बढ़ रहा और एग्जिस्टिंग टैक्स पेयर्स जो हैं वो परेशान है। देखिए, जब आपकी मार्केट, एग्जिस्टिंग मार्केट जब आपकी सेटिस्फाई होती है ना, तो टारगेट मार्केट इंक्रीज करती है। बट द इशू इज कि एफबीआर की जो टारगेट मार्केट है, जो टैक्स पेयर्स हैं या जो नॉन फाइलर्स हैं, दे आर नॉट सेटिस्फाइड। वी हैव टू सेटिस्फाई देम। और एक और बात देखिए, अब हमारा सिस्टम, अब मैं आप ही के प्रोग्राम के तवज्जुद से ये कहता हूँ, अब हम पाकिस्तानियों का गुजारा नहीं होगा अगर हम इनकम टैक्स के रिटर्न को फाइल नहीं करेंगे, क्योंकि हमारी ये शायद, जैसा कि आपने कहा कि हर चीज़ पे टैक्स कट रहा है, तो हमारी स्टेट के पास, हमारे रेवेन्यू कलेक्टिंग डिपार्टमेंट्स के पास तमाम इंफॉर्मेशन है हमारे पाकिस्तानियों की कि हमारा क्या टैक्स कटा, हमारी क्या विद होल्डिंग हुई। और शायद यहाँ पर देखें, हम बिजनेस कम्युनिटी को भी मैं कसूरवार ठहराता हूँ कि ये चैम्बर्स की जिम्मेदारी है या फेडरेशन की जिम्मेदारी है कि वो पाकिस्तानी अवाम में इस शऊर को उजागर करें कि टैक्स देना और रिटर्न फाइल करना हमारी जिम्मेदारी है। और डिपार्टमेंट की भी जिम्मेदारी है कि वो अपनी इस बात को अवेयरनेस दें कि इनकम टैक्स की रिटर्न फाइल करना ज़रूरी है, और जो इनकम टैक्स की रिटर्न फाइल करेगा उसको सहूलियात मिलेंगी, उसके लिए परेशानियां नहीं होंगी। लेकिन आपकी बात का जो अगर जिस निकाली जाए तो वो ये है कि कोई रीज़न ऐसा नज़र नहीं आ रहा जिससे नॉन फाइलर इंकरेज हो, और फाइलर के साथ जो हालात हैं उसकी वजह से नॉन फाइलर इंकरेज नहीं हो रहा या वो फाइल करने को तैयार नहीं है। ये एक बहुत बड़ी वजह है। लेकिन अगर हम देखें तो जो चैम्बर्स हैं वो बजट के दौरान जो है मुख्तलिफ प्रपोजल्स देते हैं, लेकिन पॉलिसी पे जो है चैम्बर्स जो हैं वो काम करने को तैयार नहीं। अब जैसे ही हमने बात की कि कितना स्टक हुआ है, आपने कहा 350 अरब जो है 90,000 अपीलें हैं, तो इस चीज़ पे भी तो चैम्बर काम कर सकती है कि एफबीआई के साथ बैठे, मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स के साथ बैठे, पॉलिसी बनाए कि भाई कौन सा उनके केसेस हैं, किस तरह इसको डील किया जाएगा। तो क्या आपके जहन में ऐसी कोई प्लान है? जी अनवर काशिफ साहब, बिल्कुल। देखें, इसका ये जो 3500 अरब रुपया स्टक हुआ है, कानून में इस बात की है इजाजत कि आप अल्टरनेट डिस्प्यूट रेजोल्यूशन जो है आप वहां पर उसके तहत काम करें। आप नेगोशिएटर्स को बिठाएं, आप मीडिएटर्स को बिठाएं, आप आर्बिट्रेटर्स को बिठाएं, और आउट ऑफ कोर्ट सेटलमेंट भी होनी चाहिए। देखें, और मैं एक और बात यहाँ पर ये कहूँगा कि ऐसा जो टैक्स का पैसा अगर किसी ने अदा नहीं किया, उससे ज़रूर लें टैक्स का पैसा। एक तो उसको हैरेस ना करें, पैनलाइज ना करें, और जो हम अपनी असेसमेंट्स में जो सरचार्जेस डाल देते हैं, लेट पेमेंट चार्जेस डाल देते हैं, बाकी जो ओवरहेड डाल देते हैं, उसकी वजह से हमारी अमाउंट बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है। वी हैव प्लान्स, वी आर रेडी टू सिट विद द गवर्नमेंट। और देखें, गवर्नमेंट को मेरी कल एफबीआई के चेयरमैन साहब से मुलाकात हुई और मैंने उनको ये भी कहा कि मैंने कहा, चेयरमैन साहब, आप जो आईएमएफ से पैसे ले रहे हैं, आप, मुझे पता है कि आईएमएफ और एफएटीएफ का बहुत प्रेशर है आपके ऊपर, लेकिन प्लीज हमारा बहुत सा ऐसा रेवेन्यू है जो अनडिक्लेयर्ड है, उसको मौका दें। लोग टैक्स नेट के अंदर आना चाह रहे हैं, हमारी जिम्मेदारी है हम उन्हें अवेयरनेस दें कि अगर अब आप लोग अपने एसेट्स को नहीं डिक्लेयर करेंगे तो आपकी आने वाली नस्लों के लिए बहुत से मसाइल पैदा हो जाएंगे। तो सर, वी आर रेडी फॉर इट एंड वी आर वर्किंग ऑन इट। अच्छा, काशिफ साहब, अभी ये नया एक दो डीमिंग रेंटल इनकम का आया है, सीवीटी का जो लॉ लाया गया है और सुपर टैक्स लगाया गया है, आप इसको कैसे देखते हैं और बिजनेस कम्युनिटी इसको कैसे रिस्पॉन्ड करने को मतलब रिस्पॉन्ड करेगी इसको? देखें, मैं तो ये कहता हूं कि अगर आप ऐसे कवानीन लाएंगे तो आप अपनी आवाम को सच्चाई और करेक्ट डिक्लेरेशन से दूर कर रहे हैं। पहले आपने ये कहा कि वेल्थ टैक्स नहीं होगा, आपने ये कहा कि अपनी वेल्थ को डिक्लेयर करें, प्रॉपर डिक्लेयर करें। लोगों ने, पाकिस्तानियों ने अपनी वेल्थ को प्रॉपर डिक्लेयर किया। जब प्रॉपर डिक्लेयर कर दिया तो आपने कहा जी हम इस पे टैक्स लगाने जा रहे हैं। तो देखें, दिस इज अ वेरी गुड एग्जांपल ऑफ अनकंसिस्टेंसी ऑफ पॉलिसी एंड दिस इज अ वेरी गुड एग्जांपल ऑफ मिसट्रस्ट। अगर स्टेट ऐसे काम करेगी कि वो कंसिस्टेंसी नहीं होगी पॉलिसीज में और ट्रस्ट हमारा नहीं होगा, तो फिर देखिए हम ना तो एग्जिस्टिंग टैक्स पेयर्स के ट्रस्ट को जीत सकेंगे, और यहाँ पर एक बहुत बड़ा क्वेश्चन आ जाता है, गैप आ जाता है कि हम जो नॉन फाइलर्स हैं और जो नॉन टैक्स पेयर्स तो हम सारे हैं, जो नॉन फाइलर्स हैं
वो अपनी डेक्लरेशंस नहीं करेंगे और वो करेक्ट स्टेटमेंट्स फाइल नहीं करेंगे। बहुत शुक्रिया काशी साहब, आपने हमारे लिए वक्त निकाला। बड़े वाज़ेह अंदाज में हमारे साथ मौजूद थे प्रेस कॉमर्स। उन्होंने बताया कि जो ट्रस्ट है ना, वो जो गैप है वो नहीं बढ़ेगा, और ट्रस्ट डिफिसिट जो पाकिस्तान का असल मसला है वो जो है वो फाइलर्स के दरमियान और नॉन फाइलर्स जो है अपनी करेक्ट डिस्क्लोजर नहीं करेंगे। तो ये इस तरह ऐसी पॉलिसी जो कंसिस्टेंसी नहीं हो, जिसमें मुस्तकिल जो लॉन्ग टर्म नहीं हो, वो एफबीआर को उसको अवॉइड करना चाहिए, ताकि लोगों को अपना करेक्ट डिस्क्लोजर देने में आसानी हो, उनको पता हो कि उनको क्या टैक्स देना है। तो ये जो है बड़ा अहम चीज़ है, लेकिन ये पॉलिसी मेकर्स के लिए बहुत ही इम्पॉर्टेंट भी है कि वो ये देखें कि वो इस तरह के कानून बनाएं जिससे लोगों के लिए भी आसानी हो और वो अपना सही टैक्स भी देख सकें। हमें यहाँ ब्रेक लेना है, ब्रेक से वापस आते हैं तो अपने दूसरे मेहमान सर्व करते हैं। वापस आते हैं ब्रेक के बाद। ब्रेक पे जाने से पहले हमारे साथ मौजूद थे प्रेसिडेंट लाहौर चैम्बर ऑफ कॉमर्स, और बड़े वाज़ेह अंदाज में बता रहे थे कि जो कि पॉलिसी का जो बहुत बड़ा फुकदान है और फाइलर्स जो हैं उनका डिस्ट्रस्ट है, उसकी वजह से जो है ये सारा बिगाड़ है। टैक्स फाइलर्स बढ़ नहीं रहे हैं, और ये वो समझ रहे थे। उन्होंने कहा कि जी मैं समझता हूँ कि हमें अब जो है अपने टैक्स को सही डिक्लेयर करना चाहिए, सही टैक्स देना चाहिए। अब वो वक्त आ गया है कि हम इस पे आँख बंद कर नहीं कर सकते। हमें ज्वाइन किया है नवी दंदरावी साहब ने, सीनियर लॉयर हैं, टैक्स एक्सपर्ट हैं, हमसे बात करेंगे। अस्सलाम वालेकुम नवी साहब। नवी साहब, आपको बहुत शुक्रिया, आपने हमें वक्त निकाला। नवी साहब, हम आज बात कर रहे हैं जो अपील में मुख्तलिफ़ जगहों पे मुख्तलिफ़ चीज़ें हैं। कहीं 350 अरब की बात हो रही है, कहीं 250 अरब की बात हो रही है कि ये स्टक हुआ है अपीलेट लेवल पे। अब अपीलेट लेवल आपको भी पता है कि कमिश्नर अपील से लेकर ट्राइब्यूनल, हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट तक ये पूरा एक अपीलेट फोरम है, जहाँ पे टैक्स के केसेस सुबह और शाम जो है सुने जा रहे होते हैं, फ़ाइल किए जा रहे होते हैं। तो आप कैसे देखते हैं इस पूरे को? बिकॉज आपका एक बड़ा वाज़े और बड़ा जो है लंबा अरसे से आप जो है इस चीज़ से वाबस्ता हैं, फाइलिंग ऑफ अपील से। तो इसमें कहाँ प्रॉब्लम है जो कि ना डिस्पोजल जो 90,000 केसेस जो हैं वो रुके हुए हैं? तो ये किस तरह आप इसको देखते हैं कि ये बेहतर तौर पर डिलीवर करे, और इसमें क्या मसाइल हैं आपके ख्याल में? अनुज साहब, स्टैट्यूटरी रेमेडी तो अपील्स की टैक्स पेयर के लिए अवेलेबल है, चाहे जितने भी टैक्स लॉज हैं, क्योंकि ऑर्डर पास करने वाली जो है अथॉरिटी, जो कि एफबीआर है, या आप कहने के रेवेन्यू सर्विस वाले जब ऑर्डर पास करते हैं तो उसका राइट ऑफ अपील जो है वो एपेलेंट को यानी कि टैक्स गुजार को मिलता है। अब अगर टैक्स गुजार को राइट मिलता है और वो अपील करता है और उसको अगर 10 पैसे का भी रिलीफ मिलता है तो डिपार्टमेंट उसके खिलाफ, जो कि उसका भी राइट है, वो आगे ट्राइब्यूनल में अपील फाइल कर सकते हैं। देखना ये है कि अगर हम मल्टीपल अपील्स की बात करते हैं या बहुत ज़्यादा अपील्स फाइल हो रही हैं, तो फिर हमें ये देखना है कि कितनी अपील्स जो हैं वो ट्राइब्यूनल और हाई कोर्ट लेवल पे पेंडिंग है और किसकी फाइल हुई हैं। यकीनन 100% अपील्स जो हैं वो एपेलेट फोरम पे, फर्स्ट एपेलेट फोरम पे कमिश्नर अपील्स के बाद वो टैक्स गुजार की होंगी। मैं इसके ऊपर बाद में आऊँगा कि वो टैक्स गुजार क्यों अपील में जाता है, उसको क्या ज़रूरत पड़ी है अपने आप को एंगेज करने की, उस पर हम बाद में बात कर लेते हैं। मगर ये अभी जो सिलसिला है, यानी कि जो अपील ट्राइब्यूनल में है या जो हाई कोर्ट्स में है या सुप्रीम कोर्ट में है, वो ज़्यादातर मेरे तजर्बे के मुताबिक टैक्स गुजार भी जाता है, ऐसा नहीं है टैक्स गुजार नहीं जाता, मगर डिपार्टमेंट बाय स्टैंडर्ड, आप समझ लीजिए एक स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर जो एसओपी है, वो कोई अपील कमिश्नर अपील से या ट्राइब्यूनल से उनके खिलाफ हो, चाहे वो सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर की बेस के ऊपर हुई हो या हाई कोर्ट के ऑर्डर की बेस के ऊपर हुई हो, डिपार्टमेंट उसमें आगे अपील में चला जाता है और वो कहता है कि अल्टीमेटली ये जब तक सुप्रीम कोर्ट से डिसाइड, ये वाला मैटर सुप्रीम कोर्ट से नहीं डिसाइड होएगा, भले उसके ऊपर पहले भी कोई फैसला आ गया हो या ना आ गया हो, कोई लाहौर हाई कोर्ट से आ गया हो तो सिंध हाई कोर्ट से आ गया हो, तो वो लामहला अपील फाइल कर देते हैं। तो लिहाजा अगर इस वक्त हमारे पास फर्ज कीजिए 100 अपील्स हैं, तो मेरे एक मोहतात अंदाजे के मुताबिक इसमें से कम 60 अपीलें महकमाना होंगी जो कि अवॉइडेंस ऑफ एनी लायबिलिटी को करने के लिए फाइल की जाती हैं। ठीक है,
अच्छा, अगर ये हम देखें कि ये इनमें से बहुत सारे इशू ऐसे भी होंगे जो नवी साहब जो कि सेटल हो चुके होंगे, जो कि डिसाइड हो चुके होंगे, लेकिन इसकी कोई कोई ऐसा मैकेनिज्म नहीं है एफबीआर में कि उन चीज़ों पे अगर कोर्ट के फैसले आ गए जो कि उन पे बाइंडिंग है, उसको रोका जाए। इवन ट्राइब्यूनल का जजमेंट बाइंडिंग है, हाई कोर्ट का, सुप्रीम कोर्ट का, लेकिन उसके बावजूद भी आप ये समझते हैं कि मतलब ये जो अपीलें फाइल की जाती हैं, तो ये क्या एक्ट है, मतलब इसको आप किस तरह देखते हैं? मैं अनुसार इसमें ये तो कुछ नहीं कह सकता कि एक्ट क्या है। मुझे सिर्फ ये लगता है कि कोई एडमिनिस्ट्रेटिव मामलात होंगे जिनकी वजह से कमिश्नर साहब को कहा जाता होगा कभी व्हाई आर यू नॉट फाइलिंग एन अपील अगेंस्ट दिस, और उसके खिलाफ कोई शायद कोई एडमिनिस्ट्रेटिव प्रोसीडिंग स्टार्ट कर देते हो। आई एम नॉट गोइंग टू इसके ऊपर मैं बात नहीं कर सकता, मेरे नॉलेज में नहीं है और ये मेरा फील्ड भी नहीं है। अगर देखने में ये आया है कि अगर मामला सेटल भी हो चुका हो, एक टैक्स गुजार के केस में ही सेटल हो चुका हो, तब भी उसकी अपील जो है वो आगे से आगे फाइल की जाती हैं। अभी रिसेंटली भी सुप्रीम कोर्ट में एक बेंच ने बड़ा क्लियरली इंस्ट्रक्शंस दी और अब तो बड़ा क्लियर इंस्ट्रक्शन है कि एफबीआर का नुमाइंदा हर कोर्ट में अवेलेबल होना चाहिए सुप्रीम कोर्ट में, सो दैट ही कैन गेट इंफॉर्मेशन एंड गिव डिटेल्स टू द कोर्ट अदर देन द लॉयर अपीयरिंग। तो ये बात बड़ी क्लियर है कि उन्होंने कहा है कि अगर कोई चीज सेटल हो गई है तो आप इस चीज को सेटल करके तो आप इसको रिजॉल्व करें और ये जो अपील्स हैं इनको विड्रॉ किया जाए। ठीक है, तो आपके ख्याल में अगर ये एक्सरसाइज होगी तो इससे काफ़ी बेहतरी आएगी? देखिए, दो चीज़ों से बेहतरी आएगी। एक तो ये डिसाइड हो कि जब हमने ऑर्डर करना है तो मतलब 120 आप किसी के केस को ओपन कर रहे हैं, अमेंड करना चाह रहे हैं, उसको आप समझते हैं कि उसने सेल्स टैक्स में सही तरीके से पेमेंट नहीं की, तो आप आंखें बंद करके ऑर्डर पास ना करें। अभी आप ये देख लीजिए कि अगर आप मॉनिटरिंग के ऑर्डर्स हों तो वो टोटल अमाउंट को लेते हैं, उसके ऊपर एक रेट फिक्स करते हैं और आपसे रिकवरी कर लेते हैं। आपने कोई इन्फॉर्मेशन दी हो या ना दी हो वो आपके ऑर्डर में लिखी भी नहीं जाती और बताई भी नहीं जाती कि हम क्यों इसको छोड़ रहे हैं या हम इसको क्यों देख नहीं रहे। एक डिमांड क्रिएट की जाती है शायद ऑफिसर का या जो उसका जो लेवल है कि ये कितना अच्छा ऑफिसर है, वो डिमांड क्रिएशन से है के साथ किया जा रहा है। अगेन दिस इज नॉट माय डोमेन टू डिसाइड, मगर जितने ऑर्डर्स आ रहे हैं इस वक्त वो सिर्फ इस बात पे है कि कितनी बड़ी डिमांड आपके सामने है। नवी साहब, आप इसको कैसे देखते हैं? एक दुनिया में, एक महज़ब माशरे में एक चीज़ होती है जिसको कहते हैं रेगुलेट करना। कोई प्रोफेशन हो उसको रेगुलेट किया जाता है, कोई सर्विस मैन हो तो उसको रेगुलेट किया जाता है, कोई ना कोई वहाँ पे उनको ऑब्जर्व कर रहा होता है। पाकिस्तान में ना प्रोफेशनल रेगुलेशन का कॉन्सेप्ट है, ना डिपार्टमेंट जो अगर ब्यूरोक्रेसी है तो उनको कोई पूछने वाला है कि तुमने ये ऑर्डर किया, इतनी बड़ी डिमांड निकाली और ये डिमांड बैक के होके आ गया या ये डिमांड डिलीट हो गई, तो तुमने इसमें तुम्हारी क्या विजडम थी? ऐसे ही कोई चीज़ या कोई मतलब कोई आपको इस तरह की चीज़ नजर आती है और नहीं है तो वजह क्या है इसकी? देखिए, मैं इसके ऊपर जो बात कर सकता हूँ ये है कि मेरे नॉलेज में या मेरी अंडरस्टैंडिंग में यही है कि डिपार्टमेंट हैज टू गो इनटू अपील। शायद अनरिटन डायरेक्शंस है कि हाउ डज इट। मैं देखिए, डिपार्टमेंट को ट्राइब्यूनल में अपील फाइल करनी हो, कहीं फाइल करनी हो, तो उसका अपील फी कोई नहीं है उसकी, उनको सिर्फ कागज दाखिल करवाने हैं और कुछ नहीं। जिसका टैक्स गुजार है उसको अपील फी जमा करानी है, कहीं 3000 है, कहीं 5000 है, कहीं 10,000 है, तो ये उसका कॉस्ट है। तो वो 10 दफा सोचता है कि मैं वकील को पैसे दूं, मैं अपील के एक्सपेंस पर बेयर करूं या ना करूं। तो वो जब बहुत मुश्किल में होता है तब वो अपील फाइल करते हैं। फ्रिवलेस अपील टैक्स गुजार नहीं करते, वो टैक्स दे के जान छुड़ाते हैं। इसी तरह डिपार्टमेंट के ऊपर कोई किसी किस्म की कोई कदगन नहीं है, कोई अपील फी नहीं है, कुछ नहीं है, वो पेमेंट नहीं करते, सिर्फ अपने लॉयर के थ्रू वो फाइल करते। बल्कि जो फर्स्ट अपील है वो तो उनके अपने डिपार्टमेंटल रिप्रेजेंटेटिव फाइल करते हैं और वही वहाँ पे ज्यादातर आर्ग्यू कर लेते हैं अप टू द ट्राइब्यूनल लेवल। तो हाई कोर्ट में जाके फिर उनको एलए की लीगल एडवाइजर की जरूरत होती है या सुप्रीम कोर्ट में होती है, तो उसके लिए भी जो रेट्स हैं वो एक डिफरेंट चीज़ है, वो इसके ऊपर भी बहस नहीं होगी।
मगर मेरा ये कहने का मकसद है कि एफपीआर अगर इसको रेगुलेट करे जिस तरह बाकी चीज़ों को रेगुलेट करते हैं, तो एफपीआर इज द अथॉरिटी जो इसको रेगुलेट कर सकते हैं, और मेंबर लीगल को चाहिए कि वो देखें कि किस चीज़ में अपील होनी चाहिए और किस चीज़ में अपील नहीं होनी चाहिए। ठीक है, क्योंकि इन लाइट ऑफ द जजमेंट्स ऑफ द सुप्रीम कोर्ट एंड द हाई कोर्ट, द मैटर्स कैन बी रिजॉल्व मच अर्लियर देन as we are standing today। ठीक है सर, बड़े वाज़ेह अंदाज में आपने बताया, लेकिन बात ये हो रही है कि अगर हम इस वक्त देखें 79 के ऑर्डिनेंस में मैं ये देख रहा हूँ कि लेजिस्लेचर जो है कॉन्शियस है कि ये केसेस कोर्ट में नहीं जाने चाहिए। सेटलमेंट कमीशन बनाया गया, वो पूरी तरह उसने डिलीवर नहीं कर सका। फिर आपके पास एफटीओ का फोरम है, फिर आपके पास एडीआरसी फोरम है, फिर आपने अब नया एक और सेटलमेंट 2001 में भी एक प्रोविजन बनाया है जहाँ पे अगर आप चाहें तो आप इन्वोक कर सकते हैं और आप अपने चीज़ों को सेटल कर सकते हैं। उससे पहले प्रोविज़न था एग्रीड असेसमेंट का। तो इन सब चीज़ों के बावजूद भी लिटिगेशन बढ़ती जा रही है और टैक्स में लिटिगेशन कम होने का नाम नहीं ले रही। तो क्या ये लेजिस्लेचर तो कॉन्शियस है, लेकिन जो एग्जीक्यूटर है वो इसको यूज़ करने को तैयार नहीं है? मैं अरवर साहब इसमें बड़ा क्लियरली बता दूं, लेट्स से कि आपको किसी क्लाइंट को नोटिस आया है कि आपने एक प्रॉपर्टी खरीदी है, फर्ज कीजिए उसने 50,000 की या 1 लाख की या 50 करोड़ की खरीदी है, तो डिपार्टमेंट लामहाला सबसे हायर रेट उसके ऊपर उसको नोटिस देता है कि हमारे नज़दीक ये प्रॉपर्टी जो है ये 75 करोड़ की होनी चाहिए। तो वो 25 करोड़ के ऊपर जब टैक्स देगा तो लाजमी वो आप समझ लीजिए कि 10-12 करोड़ आ जाएगा। तो बताइए वो कहाँ से उसके ऊपर एग्रीड असेसमेंट करेगा? उसको आप 50% पे ले जाएं, 25% पे ले जाएं, तब भी नहीं हो सकता। तो देखना यह है कि क्या हम प्रॉपर्टी की वैल्यूएशन के ऊपर या पर कीजिए स्टॉक की वैल्यूएशन के ऊपर कहते हैं जी आपने अंडर वैल्यूड सेल्स की हैं, तो ये सारी चीजें देखनी है कि आपने किस बेस के ऊपर असेसमेंट कर रहे हैं। तो इस वक्त जो है आप टोटल क्रेडिट्स बैंक के उठाते हैं या आप जो भी उठाते हैं उनकी इंफॉर्मेशन को उठाते हैं, उसको 10 टाइम्स वर्कआउट करते हैं और कहते हैं कि इतनी आप डिमांड, तो उसमें कहाँ से आदमी एग्रीड असेसमेंट पर जाएगा? फिर उसके ऊपर एतराज उठ सकता है कि जी नोटिस तो आपने 1 करोड़ का दिया था और आपने 10 लाख रुपए में। ठीक है, इसका मतलब आप ये कह रहे हैं कि जो बिगाड़ है वो असेसमेंट के ऊपर है। वहाँ पे अगर प्रॉपरली उसको इवैल्यूएट किया जाए, प्रॉपरली उसकी जो है एक्सरसाइज की जाए, उसको डिटरमिन किया जाए, तो अपील भी कम होंगी और आगे जो लिटिगेशन है जो है वो कम हो सकेगी। जी बिल्कुल। देखिए जब आपने कह दिया कि जी जो प्रॉपर्टी की वैल्यूएशन है वो डिस्ट्रिक्ट वैल्यूएशन के मुताबिक होगी, तो फिर आपकी काफ़ी चीज़ें कंट्रोल में आ गई। मगर जब कहीं चीज़ें आती हैं जहाँ पे प्रॉपर्टी मसलन आप कोई प्लाजा में खरीदना चाह रहे हैं तो उसकी वो डेवलप्ड प्रॉपर्टी की एक और प्राइस हो जाएगी, उसकी वो एक और चीज़ ऐसी, तो लैंड की वैल्यू नहीं आती वहाँ पे, तो उसमें फिर जाके वो वैल्यूएशंस का फर्क आ जाता है। तो लिहाजा ये देखना है कि एफपीआर किस स्टैंडर्ड से डायरेक्शंस और कंट्रोल कर सकता है ताकि एक सही माने का टैक्स आ सके। अगर हम ये नहीं कंट्रोल करेंगे तो फिर इसकी ये जितने भी है ऑल्टरनेट डिस्प्यूट रेजोल्यूशन है या जो हम कहते हैं एग्रीड असेसमेंट है या जो हम कहते हैं ये एफटीओ के पास चले। अब फर्ज कीजिए हम एफटीओ साहब के पास जाते हैं, हमारा बहुत बड़ा एतमाद है एफटीओ साहब के पास, और एफटीओ साहब बड़ी क्लियरली डायरेक्शंस दे, बल्कि अभी आप देख लीजिए कि जहाँ रिफंड्स के सिलसिले में उन्होंने कह दिया कि जी हम आपको रिफंड नहीं अलाउ करेंगे जो पिछले सालों के रिफंड है, तो एफटीओ साहब ने खुद डायरेक्शंस दी हैं कि आप इसमें हमें रिपोर्ट दें कि ये क्यों कर रहे हैं आप। तो ये सारी चीजें देखने वाली हैं क्योंकि आप एक लॉ में लिखा हुआ है कि आप डीम्ड असेसमेंट है और आप उसको बना रहे हैं और आप खुद पास कर रहे हैं और रिफंड क्रिएट हो रहा है, सिस्टम जनरेट कर रहा है। अगर आपको कोई शक है तो आप वो चालान मंगवा के उसको कहें कि जी आप इसको वेरीफाई कर दें। अब ये कहना आज 2 साल बाद 3 साल बाद कहना कि क्योंकि आपका 170 का ऑर्डर पास नहीं हुआ हुआ तो इसलिए हम आपको ये डिमांड जो है ये क्रिएट कर रहे हैं, तो दिस इज नॉट फेयर। तो देखना यह है कि हमने क्या सिस्टम्स बनाए हुए और ये सारा इख्तियार एफपीआर की असेसमेंट लेवल पे है। अगर आज मैं एप्लीकेशन देता हूँ कि मेरा रिफंड इशू करें या मेरे एडजस्टमेंट के लिए जिस तरह वो कह रहे हैं कि जी रिफंड की एडजस्टमेंट जो है वो जब तक वो डिपार्टमेंट क्रिएट नहीं करेगा तो हु इज स्टॉपिंग द डिपार्टमेंट। ठीक है, आप उसको देख लीजिए, सारे चलान आपके पास सिस्टम में हैं, आप उसको अलाउ कर दीजिए। थैंक यू वेरी मच। नवीद अंद्राबी साहब हमारे साथ मौजूद थे, बड़े वाज़ेह अंदाज में बता रहे थे कि जी असल में जो है प्रॉपर एवैल्यूएशन, प्रॉपर असेसमेंट अकॉर्डिंग विद द लॉ, और अगर
कोई क्लेम है तो उसको भी वेरीफाई करें, उसको डिटरमिन करें। सिर्फ एक स्ट्रोक ऑफ पेन से आप उसको रिजेक्ट नहीं कर सकते, उसको डिटरमिन करने के लिए आप जो हैं जो एफर्ट कर सकते हैं उसको FBI को करना चाहिए। तो ये बहुत ज़रूरी है कि असेसमेंट जो है वो प्रॉपर हो, जिससे लिटिगेशन कम होगी। FBI जो है या टैक्स पेयर जो है वो दोनों को अपने अपने रोल प्ले करने हैं। टैक्स पेयर का अपील फाइल करना हक है उसका, लेकिन सही डिस्क्लोजर भी उसकी ऑब्लिगेशन है। FBI को सही ऑर्डर इन अकॉर्डेंस विद लॉ करना जो है वो उसकी ज़िम्मेदारी है। लेकिन जब आप अपनी डिक्लेरेशन करें तो आप उस डिक्लेरेशन को भी प्रॉपर करें। हमें अपने प्रोग्राम को यहाँ क्लोज़ करना है। मुझे इजाज़त दी है। पाकिस्तान पाइंदाबाद।